नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पूरा देश कोरोना से गंभीर लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच सरकार और वैज्ञानिक कोरोना को लेकर रोज नई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। रोजाना कोरोना प्रोटोकॉल और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को लेकर बदलाव भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों में एक भ्रम की स्थिति बन गई है। कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर और एम्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। इस बारे में एम्स और आईसीएमआर की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। यह कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी नहीं है। दूसरी तरफ अब तक कोरोना के इलाज में रामबाण माने जाने वाले रेमडेसिविर को भी इलाज से हटाने को लेकर मंथन लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई मामलों में रेमडेसिविर को प्रभावी नहीं देखा गया है। एक तरफ कोरोना के इलाज के लिए अब तक इस्तेमाल हो रहे प्लाज्मा और रेमडेसिविर सवालों के घेरे में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के इलाज में काम आए स्टेरॉइड को लेकर भी अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचाने वाले इस स्टेरॉइड से लोगों को ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस यानी कैंडिडोसिस की बीमारी हो रही है। इसकी वजह से लोगों की मौत तक हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में कैंडिडोसिस यानी व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले। व्हाइट फंगस को लेकर ब्लैक फंगस के कई ज्यादा घातक माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी कि जिन दवाइयों का इस्तेमाल हम अब तक करते आ रहे थे, क्या उस बारे में सरकार और वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं थी? क्या रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज कर अब तक सिर्फ अंधेरे में ही तीर चलाया गया? क्या इस देश के बड़े नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को नहीं पता था कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट कोरोना के मामले में क्या क्या हो सकते हैं? क्या कोरोना को लेकर अब तक की लड़ाई अंधेरे में ही लड़ी गई? क्या उन लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया जिनके इलाज में ये थेरेपी और इंजेक्शन दिए गए? ऐसे कई और सवाल हैं जो सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा भी करते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ प्लाज्मा थेरेपी को हटाया गया, दूसरी तरफ रेमडेसिविर का उपयोग हो या ना हो इस पर मंथन है, और तीसरी ओर स्टेरॉइड के जरिए ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है। वहीं बात कर लेते हैं आज की। कोरोना को लेकर बढ़ते मामलों से प्रभावित 10 राज्यों के 54 डीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें गांवों में ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर धूर्त और बहुरूपिया भी कहा, यानी कोरोना वायरस को इन संज्ञाओं से नवाजा। और ये बताएं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत बाकी राज्यों के सीएम भी शामिल हुए थे। उधर दिल्ली में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में अलग से ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट सेंटर बनेगा। यह सेंटर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में बनाए जाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार बीमारी से बचने के लिए जनता को जागरूक करने का भी काम करेगी। कोरोना से हम लड़ ही रहे थे कि इस बीच कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर में उससे भी गंभीर ब्लैक फंगस सामने आया, और ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस के भी मामले सामने आने लगे हैं। लिहाजा दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर या फंगल इन्फेक्शन को लेकर अलग से डेडिकेटेड सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसी समय जब हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग ब्लैक फंगस के केसेस से डील करने के लिए बुलाई हुई है। जो सारे ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में और दुनिया में पोस्ट कोविड ये एक फिनोमिनन देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसकी वजह से ये केसेस आ रहे हैं। तो आज ही मुख्यमंत्री उसका रिव्यू कर रहे हैं। कि इसी समय जब हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग ब्लैक फंगस के केसेस से डील करने के लिए बुलाई हुई है। जो सारे ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में और दुनिया में पोस्ट कोविड ये एक फिनोमिनन देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसकी वजह से ये केसेस आ रहे हैं। तो आज ही मुख्यमंत्री उसका रिव्यू कर रहे हैं।
और उधर आईसीएमआर और एम्स की तरफ से जारी जो नई एडवाइजरी है, इस पर एम्स की कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष नवनीत विक का क्या कहना है, अब वो सुनिए। नेकवेक की रिकमेंडेशंस एक साइंटिफिक बेसिस पर आई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। अगर पहली रिकमेंडेशन ये है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं उसके 3 महीने के बाद अपनी वैक्सीन लूं, तो ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। तो हमें इसको सोचना पड़ेगा कि मुझे एक बार कोविड हो गया तो मेरी एक वैक्सीन लग गई है, अब मेरे को जब दूसरी वैक्सीन लगनी है वो 3 महीने बाद लग रही है और उसमें मेरे एंटीबॉडी लेवल्स अच्छे बने होते हैं, तो वो मुझे 3 महीने का प्रोटेक्ट करेगा। बट मेरा इसमें एक और मानना भी है, अगर हम उसको मतलब दिस इज साइंटिफिक डिस्कशन, दिस इज नॉट टू कंफ्यूज द पब्लिक, दैट अगर पहली वैक्सीन मुझे लग गई, मुझे तो कोविड हो गया, अब मुझे दूसरा जो वैक्सीन लगेगी वो मैं 8 हफ्ते बाद ले लूं तो मेरी वैक्सीनेशन ही पूरी हो गई। मुझे मतलब वैक्सीन की 2 डोज लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे एक वैक्सीन लग गई है और दूसरी वैक्सीन का शॉट भी मुझे लग गया है, तो मुझे तीसरी की जरूरत नहीं है। मेरे को जब बूस्टर की जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा। इसी तरह जो दूसरा है कि मुझे अब एक कोविड की वैक्सीन लग चुकी है और अब मुझे कोविड हो गया, तो इसका मतलब अब मुझे कोविड हो गया तो मुझे एक वैक्सीन तो लगी हुई है और दूसरा कोविड हो गया तो 2 वैक्सीन लग गई मुझे, अब तो तीसरी वैक्सीन मुझे 3 महीने के बाद लगेगी। ये एक दूसरी रिकमेंडेशन है, तो वो भी एक अच्छी रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर हम उसको 6 महीने कर दें तो वो बूस्टर बन जाएगा। तो ये एक सोच अलग अलग धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी वो गोल पोस्ट चेंज होते रहेंगे। जो डिसीजन जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे वो लिए जाएंगे और उनको लिया जा रहा है। अगले बहुत सालों तक मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है, मतलब इससे तो हम दूर हो नहीं पाएंगे। हमें ये अपना बिहेवियर बना लेना चाहिए। तो अगर हम अपना बिहेवियर बना लेंगे अगले कुछ सालों तक और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोविड से नहीं बहुत बीमारियों से बच पाएंगे। तो मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि डबल मास्क अगर पहनना है तो उसको प्लीज अच्छी तरह पहनिए, इंश्योर कीजिए कि वो टाइट हो, उसमें से हवा इधर उधर ना निकले, ना बाहर जाए ना अंदर आए। देखिए 3rd वेव सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमें आने ही नहीं देना है। ये क्रिकेट मैच की तरह है। क्रिकेट मैच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है बैट्समैन के लिए कि हम मतलब आईज ऑन द बॉल, हमारी आंखें हमेशा बॉल के ऊपर हों। अगर हमारी आंखें हमेशा बॉल के ऊपर होंगी तो हम उस बॉल को ठीक खेल पाएंगे। तो अगर कोरोना को हमें ठीक तरह खेलना है तो हमें अपना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हर गांव में, हर जिले में, गांवों में तो 1% से कम और जिलों में 5% से कम रखना है। ये अगर हम कर पाएंगे तो कोरोना आएगा ही नहीं, कोरोना हमेशा कम रहेगा। और हम मास्क पहनेंगे, सोशल वैक्सीनेशन करेंगे तो ये बेस्ट है। बच्चों तक तो बच्चों के लिए स्कूल अभी तक तो बंद है सरकार ने, भाई भारत ही एक ऐसा देश है जिसने स्कूल नहीं खोले। बाकी जगह सिंगापुर में स्कूल खुले, सपोज यूएई में स्कूल खुले, बाकी बड़े स्कूल खुले, तो कई बार कोरिया में भी खुले, तो खुले और बंद करने पड़े। तो ये खोलना बंद करना ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम जितने कॉन्फिडेंट होते हैं फिर हम खोल देते हैं, फिर कॉन्फिडेंट थोड़ा कम हो जाता है तो हम बंद कर देते हैं। तो ये एक बड़ा एक प्रैग्मेटिक और बड़ी रिफ्लेक्टिव सी सोच होती है जो बाकी कंट्रीज ने भी निभाई है। और हमने तो स्कूल खोले नहीं, जब हमने स्कूल खोले नहीं तो हमने अपने बच्चों को बचाया। कोरोना को लेकर हालात अब से 10 दिन पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन इतने भी बेहतर नहीं हुए हैं कि हम ये समझने लगे कि कोरोना और उसके चलते तमाम दूसरी बीमारियां हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। क्योंकि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और गंभीर रूप में सामने आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो एम्स और आईसीएमआर की नई एडवाइजरी आई है जिसमें प्लाज्मा को थेरेपी को इस इलाज से हटा दिया गया है, उसके साथ साथ रेमडेसिविर के उपयोग पर भी अब मंथन चल रहा है कि रेमडेसिविर कारगर है या नहीं, क्योंकि कई मामलों में ऐसी रिपोर्ट निकली है कि वो कारगर नहीं रहा है। हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो कि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वायरोलॉजिस्ट के तौर पर वायरस के बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर गीताली भगवती भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि एचओडी है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और साथ ही आईसीएमआर से भी एक संबंधित डॉक्टर हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला आपके पास ही आता हूं, क्योंकि ये तमाम चीजें जो अब निकल कर आ रही हैं, कोरोना के बाद इलाज को लेकर नई गाइडलाइन सामने आ गई है, नया एक प्रोटोकॉल सामने आ गया है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को अब सिरे से हटाकर नकार दिया गया है। हम ये देख रहे हैं कि इसको लेकर तमाम मुख्यमंत्री भी अपील करते दिखे थे कि अपना प्लाज्मा दीजिए जो लोग ठीक हो गए। रेडियो और टीवी पर इस तरह की रिक्वेस्ट करते हुए ऐड भी आने लगे थे जैसे कि प्लाज्मा एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही होगा कि जो अब तक हो रहा था उसके प्रोटोकॉल में जो परिवर्तन अब किया गया है,
क्या मैं ये मानूं कि अब तक जो भी किया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस और इसके तमाम गंभीर संक्रमण को लेकर अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, या एक हिट एंड ट्रायल की तरह था? ये सवाल जो आपने पूछा है ये एक्चुअली बिल्कुल सही है कि आपको लग रहा है कि ये हिट एंड ट्रायल पूरा है, कभी कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं। लेकिन मैं इसमें आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे कोविड-19 जो आया है 2019 दिसंबर में आया है, और ये जिस तरीके से लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डाटा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये सबके लिए एक नया वायरस है। सब एवरीबडी, द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज trying to find out which is the best thing to treat, which is the best way to diagnose. सब रिसर्च इसी पे चल रही है। वैक्सीन कैसे बनेगी, कैसे प्रिवेंट होगी, क्या वैक्सीन में उठा के ले लें जो प्रिवेंट कर दे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो अभी आपने कहा कि प्लाज्मा चल रही है, रेमडेसिविर चल रही है, ये जैसे कि रेमडेसिविर के लिए मैं कहना चाहूंगी, जैसे जो स्टडीज की गई थी पहले, उसमें ये था कि हर जोन के लोगों के पॉपुलेशन पे की गई थी, कहीं पे कारगर थी कहीं पे नहीं थी। अब ये इंडिया में कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, इसको आगे ले जाओ, जो सिर्फ अभी एक स्टेट में कह रहे हैं। अभी ये पूरी तरीके से यहाँ के ट्रायल्स में भी स्टैब्लिश नहीं है। दूसरा, ये प्लाज्मा थेरेपी हम बहुत सी अन्य बीमारियों, वायरल डिजीजेज लाइक डेंगू एंड ऑल के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी यूज करते हैं। किसी का जब हमारे पास कोई उसमें रहता नहीं है तो हम एंटीबॉडीज के तौर पे प्लाज्मा देते हैं। तो ये कोई नई चीज थेरेपी में नहीं था, ये ऑलरेडी हम कई बीमारियों के लिए यूज करते हैं। तो वही चीज कोरोना के लिए भी सोचा गया था कि कारगर होगी और लोग इससे रिकवर करेंगे। और जैसे कि चेंजिंग स्ट्रेटेजीज रही हैं, वायरस भी बहुत म्यूटेट कर रहा है, हर जगह नए नए वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी इस समय जो वायरस है वो पिछली बार से ज्यादा इन्फेक्शन है, B1.167 द इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो उसमें उन्होंने जो ये स्टडीज कर रहे होंगे कि उन्हें लग रहा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट रियली गिविंग द एज टू द पेशेंट। तो ये अभी रेजिम चेंज करने की बात हो रही है, बट स्टिल मोर डाटा आने हैं, मोर स्टडीज आर गोइंग ऑन, एंड अभी ये कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते दुनिया के लिए कि यही चाहिए ये नहीं चाहिए। एंड it's basically it's a new virus, everybody is trying to find out what exactly is the virus और कैसे इसको डील करना है। ठीक है, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला हमारे साथ, डॉक्टर दीपक आचार्य भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वायरोलॉजिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। डॉक्टर दीपक आचार्य, इस वायरस को इफेक्ट में आए यानी असर में आए हम मान सकते हैं कि करीब 1.5 साल का वक्त हो गया है, तमाम तरह के इस वायरस के म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन ये जो बदलाव किया जा रहा है इसके इलाज को लेकर, मेरा सवाल यह है कि इलाज पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक प्लाज्मा थेरेपी आई थी और उसको लेकर एक ऐसी वेव फैली कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो प्लाज्मा अगर दान करेंगे तो उससे लोग और ठीक होंगे। तमाम मुख्यमंत्रियों ने टास्क फोर्स बना दी, सेंटर्स बना दिए गए, इससे रेडियो टीवी पे ऐड आने लगे। क्या हम अब तक कोरोना वायरस को समझ नहीं पाए हैं डॉक्टर दीपक आचार्य, या अंधेरे में तीर ही चला रहे हैं इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि ये दौर ऐसा है कि जिस समय आप एक ऐसे बंकर के अंदर में हैं जिसके चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और आपको बाहर निकलना है और उन गोलियों से लड़ना भी है, तो आपके ऊपर अटैक उतना तेजी से चल ही रहा है। और ऐसे दौर में ऑब्वियसली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आपके पास में जिस तरह से ये वायरस है और जितनी तेजी से, जितनी रफ्तार से ये फैल रहा है, उस रफ्तार के बीच में आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बहुत लंबे क्लिनिकल ट्रायल्स करते रहें, बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर इसके ट्रायल करते रहें। आपके पास इतना कम वक्त है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय साइंस वर्ल्ड के सामने है कि आप कितने जल्दी लोगों की जान बचा सकते हैं यहाँ पर, तो वो इम्पोर्टेंट है, जान बचाना। और जान बचाने के लिए आपको मैदान में कूदना पड़ेगा। तो कुछ जो पॉसिबल इसके जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, जो पहले के जो और भी वायरसेस के ऊपर हमने फाइट करें, तो बेस्ट कॉम्बिनेशंस को देखकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही किए जाते हैं। लिटरली एक मास लेवल पे ट्रायल ही चल रहा है, लेकिन आपके पास में दूसरी ऑप्शन नहीं है। और जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, हम उसमें बहुत लैग कर रहे हैं, वो ऑप्शन है वैक्सीनेशन का, जिसमें हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में ट्रीटमेंट एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास में, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस किए जा रहे हैं। दूसरा, वायरस जितनी तेजी से बदल रहा है, जितने तेजी से वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेट कर रहा है, उतना ही परेशान करेगा। तो चेस का गेम है बेसिकली। आप एक चाल चलते हैं, दूसरी चाल वो वायरस चलता है और वो उससे ज्यादा घातक होती है।
वो उससे ज्यादा घातक होती है। लेकिन डॉक्टर दीपक आचार्य, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा और मेरे दर्शक भी शायद यही सवाल उनके दिलों में भी चल रहा होगा, क्या ये वायरस इतना वक्त बीत जाने के बाद आज जो दूसरी लहर है जिसमें हम देख रहे हैं कि मतलब किसी भी हालत में 3,500, कल परसों 4,500 का आंकड़ा मौत का आ गया, क्या ये अपने घातक स्तर पर पहुंच गया है और इसके बाद हम देखेंगे कि तमाम म्यूटेशन के बाद ये हल्का पड़ेगा, या फिर इसका जो पीक है वायरस का घातक स्तर है म्यूटेशन के बाद वो आना बाकी लग रहा है आपको? क्योंकि आप वायरोलॉजिस्ट हैं तो आप कहीं बेहतर बता पाएंगे। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो कभी इस पर चांस नहीं लेना चाहेगा, कभी इस पर कोई बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है वायरस का। और वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है जिसको क्रिस्टलाइज करके सालों तक आप रख सकते हैं। जैसे इसको होस्ट मिलता सर्वाइव कर जाएगा। जितने लंबे समय तक अलग अलग होस्ट मिलते रहेंगे उतने लंबे समय तक इसके अंदर में चेंजेस आते रहेंगे, इसके अंदर में मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। कई बार ये जो मॉडिफिकेशंस है जिनको वेरिएंट्स कह रहे हैं बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं, कई बार हो सकता है ये बहुत ही डल हो जाएंगे या निष्क्रिय जैसे हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी चैन को ब्रेक करने की क्यों बात करी जाती है, क्योंकि जितने लंबे समय तक ये हमारे कम्युनिटी के बीच में चलता रहेगा, रूप बदलते रहेगा, एग्रेसिव होते रहेगा, डल भी होता रहेगा। तो मुझे इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि किसी भी तरह से इसके आने वाले वेरिएंट्स के ऊपर, उसके इम्पैक्ट के ऊपर में कह पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये किसी भी तरह से आक्रामक हो सकता है और हो सकता है कि जितनी हम सोच रहे हैं उतना ना हो, बिल्कुल लिटरली वो डल हो जाए और वो उतना इनएक्टिव हो जाए। तो उसके वायरस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह के होस्ट पे जाके खुद को कैसे चेंज कर रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला मेरे साथ इस वक्त, आपके साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, केवल हम बात इस वक्त इस वायरस, उसके बिहेवियर, उसके इलाज के प्रोटोकॉल को लेकर कर रहे हैं। मुझे दिक्कत इस बात की भी हो रही है साथ में कि हम लोग जिस चीज पर अभी तक यकीन करते चले आ रहे थे, वो लोग जो एक्सपर्ट थे उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें चल रही थी। आज की डेट में ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बदलने की तैयारी हो रही है, यानी रेमडेसिविर के पीछे भागे, अब रेमडेसिविर भी काम लायक नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी भी काम लायक नहीं है, तो आखिर करना क्या होगा? एसएमएस से ही सारा काम होगा। लेकिन जो फॉल आउट केसेस हैं, दूसरे रोग हैं इस कोरोना के साथ, वो बहुत ज्यादा सरफेस कर रहे हैं और जिसपे सबसे ज्यादा जो टेंशन दे रहा है वो ब्लैक फंगस है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, व्हाइट फंगस भी आ गया है। मेरे दर्शकों को सबसे पहले बताइए, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस है क्या, और ये क्या कोरोना के चलते ही आगे बढ़ रहा है या फिर इसका अपना वजूद था इस बीमारी का? देखिए, मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके केसेस बढ़ रहे हैं। ये कोई नई एंटिटी नहीं है, नया टर्मिनोलॉजी नहीं है, नया ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। डायबिटीज पेशेंट के अंदर ये बीमारियां बड़ी कॉमनली देखी जाती हैं। जब भी उनका शुगर लेवल डिरेंज हो जाता है तो ये बीमारियां देखी जाती हैं। और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, आप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर आपके इन्फेक्शन पर सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन म्यूकर का जो हम बात करें, म्यूकर माइकोसिस जिसको हम कह रहे हैं, पोस्ट कोविड आप सब फंगस आ सकता है हमारे पास म्यूकर आ सकता है, हमारे पास एस्परजिलस आ सकता है, हमारे पास कैंडिडा आ सकता है, हमारे पास बहुत जितने भी फंगल इन्फेक्शन है वो सब आ सकते हैं। लेकिन जो ये म्यूकर माइकोसिस है ये एंजियो इन्वेसिव होता है। एंजियो इन्वेसिव मतलब ये घातक हो सकता है, इसमें मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये काफी टेंशन के लिए है कि ब्लैक फंगस जिसको हम कह रहे हैं वो म्यूकर माइकोसिस, दैट इज कॉजिंग एंजियो इन्वेसिव। एंड जो ये व्हाइट फंगस जो आप कह रहे हैं वो कैंडिडा है, तो कैंडिडा भी हो सकता है, एस्परजिलस भी हो सकता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसको ट्रैक करना कि ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, व्हाइट फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, इट इज सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन। और जो कि कोई भी डायबिटीज पेशेंट या डिरेंज शुगर कंडीशन या पेशेंट लॉन्ग टर्म आईसीयू में है, स्टेरॉइड पे है, तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स हैवी मिलती है उसको, उसमें ये बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये बताया गया है कि जो भी कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं उन मरीजों में इस ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस जिसकी आप बात कर रही हैं, और अब जो व्हाइट फंगस है कैंडिडोसिस जिसकी बात हम लगातार बता रहे हैं, उनके मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये इंटरलिंक्ड हो। खैर, मेरे साथ डॉक्टर गीताली भगवती भी इस वक्त जुड़ गई हैं। डॉक्टर गीताली भगवती, मेरे साथ दो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और मैं अपने दर्शकों के सामने
कोरोना को लेकर जो तमाम नए मामले आ रहे हैं, इलाज का प्रोटोकॉल बदलने की तैयारी हो रही है, उस पर चर्चा कर रहा हूं, जिससे कम से कम एक सार्थक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। और मेरे जरिए ये सवाल रखा जा रहा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि प्रोटोकॉल में बदलाव कर दिया गया है, अब प्लाज्मा थेरेपी को बाहर कर दिया गया, रेमडेसिविर पर बहुत जल्द ये बात साफ हो सकती है कि उसका उपयोग शायद ना किया जाए, क्योंकि उसके पीछे इतनी भागदौड़ भी मची थी और कहा गया कि अब ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड जो हैं, जो कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किए जाते थे, वो भी शुगर लेवल को हाई कर दे रहे हैं। और जब शुगर लेवल हाई हो रहा है तो ऐसे मरीज म्यूकरमाइकोसिस के भी शिकार हो रहे हैं। हम क्या अभी तक केवल यूं ही तीर या तुक्के की इलाज कर रहे थे, या वाकई एक हिट एंड ट्रायल की तरह देख रहे थे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, उसको बाद में जाके फॉलो किया जाए? हमारे पास अभी कोई ट्रीटमेंट है क्या, डॉक्टर भगवती? पहले थैंक यू सो मच। पहला चीज है कि ये देखिए बिल्कुल नया वायरस है ना, तो हमारी पैंडेमिक लेके आया ये वायरस, तो जैसे बाकी लोगों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी उतना ही एक चैलेंजिंग टास्क था इसको कैसे प्रिवेंट करें। तो बेसिकली ये है कि डॉक्टर्स ही एक ट्रायल के बाद दूसरा ट्रायल के बाद तीसरा ट्रायल करके कैसे पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी में सब लगा दिया, जैसे साइंटिस्ट ने भी वही किया। तो बेसिकली वायरल डिजीजेस में पहले भी हमने बोला है, थोड़ा सा मेरा ये वॉइस आ रहा है, एक मिनट। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी वायरल डिजीज में हमने पहले भी ऐसा नहीं है कि दिस टाइम ओनली, पहले भी जैसे वायरल डिजीज होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट वायरल डिजीज का नहीं है। तो एंटीवायरल भी है, तो एंटीवायरल भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है वायरल डिजीज में जितना बैक्टीरियल डिजीज में होता है। और मेनली हम लोग बाद में एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि सुपरएडेड इन्फेक्शन कम हो। तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन का मेन प्रोटोकॉल यही होता है, लेकिन इसीलिए बिकॉज कोविड इज न्यू थिंग एंड इतना पैंडेमिक हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऐसे फैल गया कि सेकेंड वेव हमें पता ही है कि कैसे हमने झेला है। तो ये है कि जैसे प्लाज्मा थेरेपी को भी पहले देखा कि लॉस ऑफ एंटीबॉडीज देयर आफ्टर कोविड इन्फेक्शन, तो वो एंटीबॉडी क्या इफेक्टिव है, तो ये हमने देखा। लेकिन बाद में रैंडमाइज कंट्रोल से इसका कोई इतना इफेक्ट है नहीं। तो जैसे अगर मॉडरेट और सीवियर केसेस में देखा जाए तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है मोर्टेलिटी में। तो उसी इस तरह रेमडेसिविर का भी आपने देखा है, रेमडेसिविर जैसे ही मार्केट में आया मतलब गायब ही हो गया, ऐसा टाइप था। फिर अगेन ट्रायल्स हुआ और स्टडीज हुए, काफी सारे स्टडीज हुए, तो देखा गया इसका भी इतना इफेक्ट है नहीं। मेन ये है कि स्टेरॉइड अभी हमारे पास रह गया है, स्टेरॉइड, बिकॉज ये जो कोविड इन्फेक्शन है मेनली ये ऐसा है, एक बार तो वो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाने के बाद वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो अपना बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज करता है। तो वो एंटीबॉडी रिएक्शन जो है उसको बस एक ही चीज प्रिवेंट कर सकता है, दैट इज स्टेरॉइड, अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो ये है कि स्टेरॉइड का ये है कि अगर ड्यूरेशन ज्यादा है, डोज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये दूसरा सुपरएडेड इन्फेक्शन करता है, जैसे कि आपने अभी न्यूज में फैला ब्लैक फंगस। डॉक्टर गीताली ब्लैक फंगस डॉक्टर गीताली भगवती, आप जो बातें कह रही हैं और ये बातें मुझे भी समझ में आ रही हैं कि स्टेरॉइड की अगर मात्रा रहेगी तभी हम इसको डील कर पाएंगे, लेकिन ये भी निकल कर आ रहा है कि यही स्टेरॉइड भी आगे चलकर समस्या पैदा कर रही है, जैसी गाइडलाइन सामने आई हैं। तो क्या हम जो इलाज कर रहे हैं, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे जा रहा हूं, आपके पास लौट कर आऊंगा और डॉक्टर दीपक आचार्य आपसे भी बात करूंगा कि क्या जो हम अभी इलाज कर रहे हैं स्टेरॉइड के जरिए, क्या ये इलाज कारगर है या इस इलाज में भी बदलाव की एक कोशिश की जा रही है कि इस इलाज को बदलकर ठीक किया जा सके? क्योंकि जो लोग स्टेरॉइड का इलाज करा रहे थे वो ठीक तो हो रहे थे, लेकिन दूसरे भी बीमारियों की तरफ वो उतने ही ज्यादा ससेप्टेबल हो रहे थे, उतना ही ज्यादा वो बीमारियां उनके अंदर आ भी रही थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल में, और लगातार कोरोना का वायरस जिस तरीके से अपने रूप को बदल रहा है और उसके बाद जिस तरीके से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस और व्हाइट फंगस यानी कैंडिडियोसिस के मामले सामने आ रहे हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आईसीएमआर और एम्स अब इलाज के प्रोटोकॉल को बदलने की तैयारी कर रही है। यानी प्लाज्मा थेरेपी अब स्वीकार्य नहीं है। रेमडेसिविर जिसके पीछे लगातार भीड़ लगी थी, लोग कालाबाजारी करने लगे थे, उसको भी अब हटाया जा सकता है। तो क्या हम अब एक कोरोना के नए इलाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गीताली भगवती, अपना जवाब आप पूरा कर सकती हैं। माफी चाहता हूं, उस वक्त रोकना पड़ा था। डॉक्टर गीताली भगवती, अपना जवाब पूरा करें। यस, हाँ जी, प्लीज दोहराइए आपका। आप जिस बात को रख रही थी इस पूरे इलाज के दौरान और इन तमाम चीजों के ऊपर, वो जवाब आपका उस वक्त रुक गया था, आप उसे पूरा कर ले। चलिए ठीक है, मैं इस बीच डॉक्टर दीपक आचार्य से बात कर लेता हूं। डॉक्टर दीपक आचार्य, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल ये है, लोगों के दिल में ये परेशानी है कि इलाज तो उनका स्टेरॉइड से हो रहा है लगातार और उसी से वो कोरोना फ्री हो रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के स्टेरॉइड के बाद ये तमाम दूसरे बीमारियां उनको जकड़ती हैं, पकड़ती हैं, तो फिर जो इलाज उनका हो रहा है, क्या वो इलाज ठीक है? क्या अभी तक उनके दिल में जो बातें थी कोरोना के इलाज को लेकर, क्या उस पर सवाल पैदा नहीं होते? और जो डॉक्टर्स इसमें इलाज में लगे हुए हैं, क्या उनके भीतर भी एक भ्रम नहीं फैलेगा इसके इलाज को अब तक जो जिस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा था? देखिए, पहला चीज है कि डॉक्टर दीपक आचार्य प्लीज आप बोले, मैं आता हूं डॉक्टर गीताली भगवती आपके पास। जी, तो वैसे मैं मेडिको नहीं हूँ प्रोफेशन से, मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी जितनी मेरी समझ है, हमेशा से डॉक्टर्स ने ये चिताया है, चाहे रेमडेसिविर को लेकर बात थी या चाहे फिर स्टेरॉइड्स को लेकर बात थी, हमेशा से ये सेंट्रल गवर्निंग एजेंसीज ने हमेशा से चिताया कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होना चाहिए, किस समय देना चाहिए। मेरा सवाल डॉक्टर यही है, और जो अनुभवों पर है वो ये कि अब तक जो इलाज हो रहा था, क्या जो लोग इलाज करवा रहे थे उनके तीमारदार, क्या वो अब इस डर में नहीं जिएंगे कि जिन स्टेरॉइड के जरिए उनका इलाज हो रहा था, उन्हीं स्टेरॉइड के चलते उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है और उसके बाद वो म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार हो रहे हैं? तो उस इलाज पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है? जी, सवाल इस बात का है कि देखिए, अब तक हमने कम्युनिकेट नहीं किया सही तरीके से। इशू ये है कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका शूट कर रहा है डायबिटीज स्टेरॉइड लगने के बाद में, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होते आया है। लेकिन यहाँ पर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस और सारी चीजें होनी चाहिए। जिस तरह से वायरस लोड बढ़ा, जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर में भीड़ भाड़ हुई और जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, ये उसका असर देखने में आ रहा है। ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है? जिस जगह से जहां पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं उस जगह पर, और लोगों को चूंकि इसकी जानकारी नहीं थी, इस तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो डायबिटिक्स हैं उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन होते रहेंगे। और ये आपको आज ब्लैक फंगस की बात आई है, कल व्हाइट फंगस आएगा और कल परसों कुछ और आएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन कम नहीं होने वाले। यहाँ पर सावधानी ये बरतनी है कि कैसे डायबिटीज अपना पहले से आप हम मेंटेन करके रखें, और जिस जगह पर स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जिन हॉस्पिटल्स में स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, वहां पर ये मेक श्योर किया जाए कि पेशेंट्स के पास में जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो इतनी हाइजीनिक हैं या नहीं है, स्टरलाइज्ड हैं कि नहीं, इक्विपमेंट्स वहां के तमाम तरह की चीजें, क्योंकि इन्फेक्शन को लेकर हॉस्पिटल से आ रहा है बंदा लेकर। ठीक है डॉक्टर गीताली भगवती, आप कह रही थी कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस और कैंडिडियोसिस ये पहले से भी मौजूद थे और इनका इलाज होता था, इनके केसेस सामने आते थे, लेकिन अभी जिस तरीके से इलाज हो रहा है, क्या ये फॉल आउट नहीं है? क्या कोरोना इस तरह की बीमारी को ट्रिगर नहीं कर रहा है? और अगर ट्रिगर कर रहा है तो क्या हमें इलाज बदलने की वाकई जरूरत आ पड़ी है? संपर्क नहीं हो पा रहा है लगता है डॉक्टर गीताली भगवती से। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला। हाँ जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। जी जी बोलिए। ये कोरोना जो है ये डबल एजेड वॉच की तरह है, मतलब दो धारी तलवार। अगर आप स्टेरॉइड किसी केसेस में नहीं भी देंगे तो मोर्टालिटी हाई हो जाएगा, अगर देंगे तब भी इन्फेक्शन का रेट ज्यादा होगा।
तो ऐसा नहीं है कि हर केसेस में स्टेरॉइड देना है। 80% केसेस ऑफ कोविड जो है वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसी से ठीक हो जाता है, जो नॉर्मल है, जैसे स्टीम लेना है, जैसे पैरासिटामोल लेना है, फीवर है पैरासिटामोल लेना है, कफ है कफ के लिए ट्रीटमेंट है, तो नॉर्मल जो है 80% लोगों में वही करना है, नो स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का तब यूज है जब पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर केसेस में जा रहे हैं पेशेंट, ओके, वी हैव सीन दोज रेड सिग्नल पेशेंट इज गोइंग टू मॉडरेट टाइप, तो उस टाइम में स्टेरॉइड का यूज है। माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे केसेस में आपको अगर स्टेरॉइड नहीं भी देते हैं तब भी प्रॉब्लम है, अगर स्टेरॉइड देते हैं तब सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये है कि फर्स्ट शुगर लेवल कंट्रोल रखना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनका भी शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका शुगर लेवल इतना हाई होता है, कभी डायबिटीज के लिए कभी टेस्टिंग ही नहीं किया है, तो ऐसे केसेस आते हैं, तो उनमें म्यूकोरमाइकोसिस का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमारे काफी सारे एरियाज जैसे नॉट इन दिल्ली, अदर एरियाज में भी जैसे म्यूकोरमाइकोसिस का केसेस आ रहे हैं, पेशेंट को पता ही नहीं कि वो डायबिटिक है। तो ऐसे केसेस में हमेशा शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। और स्टेरॉइड को यही है कि हर केसेस में स्टेरॉइड नहीं यूज होता है, जब देना है वो भी शुगर लेवल कंट्रोल फर्स्ट, सेकंड इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो होना है। ऐसा नहीं है कि साइड में कोई पेशेंट है उससे को फैले, तो इसीलिए हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जैसे कि आपने बोला व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ब्लैक फंगस इज टोटली अ मिसनोमर, ओके। तो ब्लैक फंगस हमारे जब हम लोग माइकोलॉजी पढ़ते हैं, ब्लैक फंगस इज टोटली डिफरेंट। तो इसको आप लोग बेटर है कि इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलिए जी। तो हाँ, सेकेंड है कि कैंडिडा आज का इन्फेक्शन नहीं है, वो काफी टाइम से कैंडिडा इन्फेक्शन तो चल ही रहा है, दैट इज अ फंगस, फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट है वो। तो जो डायबिटिक है उनको ज्यादा प्रोन होता है। देयर संक्षेप में जवाब दीजिए डॉक्टर गीताली, क्या कोरोना का जो असर है कि इन्फेक्ट होने के बाद वो इन दोनों चीजों को, म्यूकोरमाइकोसिस और कैंडिडा, इनको ट्रिगर तो नहीं कर रहा है? फॉल शुगर लेवल कंट्रोल होना है। जब भी स्टेरॉइड देते हैं उसका भी एक ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर ड्यूरेशन, इतना दिन के लिए ही देना है, इतना डोज ही देना है। ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा ज्यादा डोज ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर ड्यूरेशन एंड प्रॉपर डोजिंग होनी चाहिए और शुगर लेवल कंट्रोल होनी चाहिए और इन्फेक्शन कंट्रोल जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है वो फॉलो करना है, मेनली हैंड हाइजीन फॉलो करना है। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हूँ। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, एक सवाल मेरे दिल में ये है और वो शायद इन जनरलाइज करके आप उसका जवाब दे सकती हैं। शहरों में क्या हालत रही है पिछले कुछ दिनों में हम सभी जानते हैं। हम लोग एक लचर तो नहीं लेकिन लाचार हेल्थ सिस्टम से जरूर जूझते नजर आए, जिसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन अगर गांवों में ये म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस या कैंडिडा फैल जाता है तो क्या वो बहुत डरावना रूप नहीं ले लेगा? क्या उस स्थिति में हम तैयार हैं? फिलहाल इस वक्त जो अब स्थिति अब तमाम केसेस निकलते नजर आ रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है वो डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएगी अब इनके लिए, तो गांवों में क्या स्थिति होगी? क्या हम कंट्रोल करने की हालत में हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये एक मरीज से दूसरे मरीज को ये फैलता नहीं है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, कैंडिडियासिस है, जिस मरीज को हुआ है वो उसको होगा। ये कोरोना की तरह नहीं है कि सांस से फैल रहा है तो एक दूसरे को फैल जाएगा जी। और ये उन्हीं लोगों में ज्यादा देखे जा रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं, जो आईसीयू पेशेंट हैं, तो वो ऑलरेडी डॉक्टर्स के संबंध में होंगे, अपने कंसल्टेंसी वो फॉलो करते रहे। पोस्ट कोविड आपको अपना बड़ा ध्यान रखना, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, कि अपने कुछ नए साइंस हो, आपको फीवर आ रहा है, आप कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, अलग से सीजर्स आ रहे हैं, रैश है, आपको कोई अलग से आपको फीचर दिखाई पड़ रहा है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर जाएं, उसको इग्नोर ना करें। और ये जो फंगल सुपर एडेड इन्फेक्शन जो भी है, ये तुरंत पकड़ में आ सकता है अगर आप अपने वार्निंग साइंस को ध्यान में रखें। और ये बिल्कुल ऐसे फैलता नहीं है जैसे कोरोना फैल रहा है लोगों में, वो उस तरीके से नहीं फैलता है। तो और ये उन्हीं मरीजों में है जो भर्ती ज्यादा देर तक रहती रहे या शुगर
जिनका डिरेंज है। तो अपने शुगर का भी, जो डायबिटिक है जिनका स्टेरॉइड लेने से शुगर डिरेंज है, वो अपनी दवाइयां लेते रहें, तो ये नहीं दिक्कत आएगी इसमें। चलिए, ये बात कम से कम हमारे दर्शकों के लिए आपने साफ स्पष्ट कर दी कि अगर ब्लैक फंगस का कोई मामला है तो कोरोना की तरह वो फैलता नहीं है, लिहाजा ब्लैक फंगस के मामले उतने ही रहेंगे जितने लोगों में दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये ज्यादातर उन लोगों में है जो कि अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। तो एक संबंध तो साबित होता है कि कोरोना का जो इलाज हो रहा है कहीं बहुत वो ट्रिगर करता तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस इस तरीके से नहीं फैलेगा, मैं कम से कम अपने दर्शकों को आपकी राय के जरिए कह सकता हूं। डॉक्टर दीपक आचार्य, एक बात डॉक्टर गीताली भगवती ने कही कि 85% लोग नॉर्मल तरीके से भी ठीक हो जा रहे हैं और उनके ऊपर स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, यानी 85% लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना के असर में नहीं आ रहे हैं। कोरोना का वायरस तो वही है जो हर जगह फैला हुआ है, म्यूटेट होने के बाद भी उसकी वही पोजीशन है। तो क्या ये किसी शख्स की अपनी इम्यूनिटी पर तय करता है कि वायरस उसको कितना नुकसान पहुंचा पाएगा, और क्या वाकई ये पूरा खेल इम्यूनिटी का ही है? डेफिनेटली इम्यूनिटी का खेल है, जो आप कितनी बॉडी आपकी फाइट कर सकती है। और दूसरा एक ये भी चांस है कि वायरस लोड कितना आपके ऊपर आ रहा है। बहुत कम लोड आया वायरस का तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको फाइट करके खत्म कर सकती है, आप एसिम्प्टोमेटिक दिख सकते हैं। ज्यादा लोड आता है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी इंडिविजुअल इम्यूनिटी पर तो बहुत बड़ा ये चीज डिपेंड करती है। यही हमें चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। और क्योंकि ये वायरस है, बार बार म्यूटेट करता है और बार बार इसके वेरिएंट्स आ सकते हैं, तो यू नेवर नो कि किस तरह से ये आक्रमण करने वाला। तो कई बार एक इम्यूनिटी बॉडी के अंदर में कुछ एंटीबॉडीज हैं, उनके साथ में भी एस्केप मार देता है ये, तो फिर भी काफी हद तक यदि बॉडी आपकी फाइट कर सकती है। तो जो हमने देखा है कि 80-85% केसेस में, इनफैक्ट 90% केसेस में लोग घर में ही ठीक हो गए, तो उसकी वजह ये है। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे, जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर थी, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई इसके अंदर में, या फिर इग्नोरेंस हुआ एक लंबे समय तक कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती इसको इलाज कराने के चक्कर। लापरवाही बरतना इसकी एक बड़ी वजह रही। लेकिन अब मुकाबला कैसे कर सकते हैं? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो इलाज का अब तक तरीका था, डॉक्टर दीपक आचार्य, मैं आप तीनों के पास ही इसी सवाल के साथ आऊंगा, वक्त ज्यादा नहीं है, क्या इलाज का जो तरीका था उसमें एक बड़े बदलाव को देखने के संकेत मिलने लगे हैं? मैं बताऊं आपको, मैं बहुत आशान्वित हूं इस बात को लेकर कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर विजय पा जाएंगे। कम से कम एक लंबा समय तो जरूर चलने वाला है इसमें, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो आपके पास में है वो इस समय वैक्सीन आपके पास में अवेलेबल है। और एक जब तक जितने जल्दी लोगों को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा, डेफिनेटली हम लोग बहुत हद तक इस पर विजय पा जाएंगे। प्लस साथ में कुछ नए ट्रीटमेंट्स भी आते जा रहे हैं, कुछ मेडिसिन भी आ रही हैं, और भी वैक्सीन आते जा रही हैं, कुछ और ट्रीटमेंट अलग अलग और कंपनीज जो हैं क्लिनिकल ट्रायल फेज में हैं, फेज 3 के ट्रायल में चल रही हैं। तो आई एम होपफुल कि बहुत जल्दी चीजें सामान्य होने लगेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कभी भी लापरवाह हो जाएं, चाहे वैक्सीनेट हो जाएं, चाहे मेडिसिन हमारे पास सब अवेलेबल हो। हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तमाम दर्शकों के लिए यही संकेत है। और अगर आप ये कह रहे हैं हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, तो डॉक्टर गीताली भगवती, क्योंकि आप HOD माइक्रोबायोलॉजी हैं धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, क्या ये माना जाए कि कोरोना का वायरस अब सोसाइटी से, समाज से कहीं नहीं जाने वाला है? क्योंकि जैसा अब तक आप लोग समझा पाए कि ये डेड स्टेट में तो सालों पड़ा रहता है अपने होस्ट की तलाश में, होस्ट मिलता है फिर एक्टिव हो जाएगा, तो क्या ये अब जाने वाला नहीं है? देखिए, कोरोना के लिए मैं यही बोलूंगी कि कोरोना को पूरी तरह समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे ही लगता है हमें ये समझ आ गया, उसी टाइम उसका रूप बदल जाता है। तो इसको एकदम लोग सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, माइल्ड डिजीज है, कुछ नहीं होगा। वही हमें पता नहीं है कि उस माइल्ड डिजीज में कौन ICU में पहुंचे, किसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो और किसको वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए कभी भी इसको माइल्डली नहीं लेना है। तो हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें मेंटेन करके रखना है। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात है मास वैक्सीनेशन। जितना हम थोड़ा थोड़ा करके वैक्सीनेशन करते जाएंगे, कोरोना को चांस मिलता है कि वेरिएंट बना लें। तो इसीलिए मास वैक्सीनेशन हो तो दैट इज द बेस्ट।
डॉक्टर गीताली भगवती, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। खैर, मैं अपनी तरफ से वैक्सीन पर कंफ्यूजन नहीं फैला रहा, क्योंकि मैंने भी वैक्सीन ले ली है और मुझे पता है कि वैक्सीन लेने के बाद हम एक कवच के अंदर तो आ जाते हैं, गंभीर स्थिति नहीं होती है। लेकिन कुछ मामलों में वैक्सीन लेने के बाद भी स्थितियां बहुत बिगड़ी हैं। एक आध मामलों में मौत तक की खबर सामने आई है। देखिए, वैक्सीनेशन का कोई भी वैक्सीन, अब तक जितना भी वैक्सीन बना है, 100% गारंटी कोई नहीं देता। देखिए, BCG वैक्सीन जो है उसका एफिकेसी रेट इज 0 to 80%, लेकिन आज तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया। मतलब किसी को 0% भी इफेक्ट हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह कोविड वैक्सीनेशन का भी यही है कि हमें मेजॉरिटी देखना है। कुछ केसेस ऑब्वियसली होंगे, वो तो मैं मना नहीं कर रही, लेकिन हमें मेजॉरिटी में देखना है कि मेजॉरिटी में हमें कितना वेंटिलेटर का वैक्सीनेटेड पर्सन्स में, वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में कितने को वेंटिलेटर में गए या कितना को ऑक्सीजन लगा। तो अगर हम वो रिड्यूस कर सकते हैं तो ओवरऑल हम पूरा कंट्री में कितना वेंटिलेटर कम कर सकते हैं, वेंटिलेटर यूज कम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में जो जितना प्रेशर होता है कोविड के टाइम में, तो दैट कैन बी रिड्यूस। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, क्या आप भी मानती हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना ही होगा? दवाइयां आ सकती हैं, तमाम चीजें बदल सकती हैं, जिस तरह से प्रोटोकॉल आ रहे हैं चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। हो सकता है कई सारी दवाइयां जिनसे हम अभी तक इलाज कर रहे थे उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया जाए और कुछ नई दवाएं सामने आ जाए जो और तमाम तरह के साइड इफेक्ट्स को रोक लें। क्या वायरस पर कंट्रोल पूरी तरह से मुमकिन है या वायरस बना रहेगा? देखिए, जैसे पहले स्पेनिश फ्लू था हमारे पास फ्लू का ये हिस्ट्री बहुत पुराना है। 1900 दशक में ये चला था और आज तक हम उसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं, हम आज तक उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। वो अलग से म्यूटेट हो जाता है, नए टाइप का वायरस बन जाता है, कभी एवियन फ्लू नाम से, कभी स्पेनिश फ्लू नाम से, कभी H1N1 नाम से। तो इस तरीके से ये भी वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये फ्लू के जैसे ही इसके मोर और लेस सिम्टम्स है और लंग्स को इफेक्ट कर रहा है और इसकी भी लड़ाई इसी तरीके से चलने वाली है जहां तक फ्लू की चली है। इसमें भी आपको वैक्सीन पे रिसर्च हमेशा करते रहना पड़ेगा कि कौन से म्यूटेशंस आ गए, अब कैसे चेंजेस आपको करने हैं पड़ेंगे, कौन सी दवाई इसमें कारगर रहेगी। कि अगर ये दवाई रेमडेसिविर जो कह रहे थे ये बढ़ रही है, टाइफाइड चल रही है, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हमें दूसरी दवाइयों पे भी जाना पड़ेगा। तो ये सब अब रहेगा, ये हमेशा हमारे पास रहेगा और इसके लिए रिसर्च हमेशा प्रायोरिटी रहेगा और ऑनगोइंग भी रहेगा। अच्छा, डॉक्टर दीपक आचार्य, मैं अभी एक रिपोर्ट इस वक्त देख रहा हूं और इस रिपोर्ट को देखकर मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं और इसमें लिखा है कि जो फंगल इन्फेक्शन है और कोरोना को लेकर जो लंग्स में इन्फेक्शन है उसका जब HRCT के जरिए उसको जानने की कोशिश की जाती है तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या लंग का इन्फेक्शन है। अगर ऐसा कुछ है, क्या ये कंफ्यूजन भी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा रहा है इलाज के दौरान? ये तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि दोनों चीज आइडेंटिकल हैं, बहुत अलग से दोनों के आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि CT का इसमें जरूरत ही नहीं पड़नी है इसके अंदर में ब्लैक फंगस के लिए, क्योंकि ये जहां से जिस जगह पर इन्फेक्ट कर रहा है, जिन पोर्शन पर वहां कर रहा है, तो इसको जानने के लिए सीधे सीधे आपको जरूरत ही नहीं है इतने सारे CT लेवल पे जाने की जरूरत। यानी ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये भी कंफ्यूजन बढ़ा रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा इन तमाम चीज़ों में कि हम प्रोटोकॉल का ज़रूर पालन करेंगे और इन तमाम चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। लेकिन डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, आपसे एक बार फिर से मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए जान लेना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआत मेरी आपसे एक बार फिर से उसी वक्त हुई थी। ये जो बदलाव किया जा रहा है प्लाज्मा को हटाने का, तमाम चीज़ों को लाने का, ये बदलाव ये माना जाए कि अब जो इलाज होगा उसको एक नए स्टेप, फर्दर स्टेप की तरफ आगे ले जाने की तरफ है, या अभी भी हम इस स्थिति को माने कि जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस में वो हमको अभी भी ये समझने का मौका नहीं दे रहा कि वायरस दरअसल है क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है और जितनी हम ये वायरस म्यूटेट भी इसलिए कर रहा है कि हम अपनी सोशल गैदरिंग्स और इकट्ठा होने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, अपने सारे गार्ड्स डाउन कर चुके हैं और इस वजह से ये वायरस लोगों में, कई लोगों को एक साथ संक्रमित कर रहा है और इट इज जस्ट म्यूटेटिंग।
और जब ये म्यूटेट हो रहा है तो हमारी जो पुरानी जितनी हमने गाइडलाइंस बनाई थी, ट्रीटमेंट बनाई थी, उसमें भी चेंजेस आएंगे और ये आगे भी होता रहेगा। तो जब ये जैसे कि अब ये हमारी ये लहर आते हुए करीबन 1 महीने को होने को आए, तो इसमें कई डाटा पड़े गए होंगे, एनालिसिस हुई है और इसमें ये लगा है कि ये वाला जो म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसी पे और भी रिसर्च होता रहेगा। मे बी वील फाइंड सम अदर बेटर ऑल्टरनेटिव कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये करते रहना पड़ेगा। ये रिसर्च का एक पार्ट है और जो भी गाइडलाइंस और रिसर्च की जाएंगी वो पेशेंट हित के लिए की जाएंगी और इससे मरीजों का बेहतर ही इलाज होगा, कोई इसमें गलत चीज नहीं होगी। चलिए, मरीज कह दूं, जब तक ग्लोबल वैक्सीनेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होगा, पीपल हैव टू फॉलो मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, और वो भी इस चीज में आगे सामने आए कि उन्हें भी इस बीमारी से निजात पाना है। खाली सरकार इम्प्लीमेंट करती चली जाए और वो लोग इसको फॉलो ना करें तो ये हमारे लिए ही वापस आ रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, वैक्सीनेशन की एक मास ड्राइव चलानी होगी। लेकिन एक बात तो आप लोगों के जरिए हम ये कह सकते हैं कि जैसा आप लोगों से राय निकल कर आई दर्शकों के लिए कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये एक से दूसरे में नहीं फैलता, लिहाजा इसके कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना के एक साइड इफेक्ट की तरह जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल के चलते लोगों को बचाने के लिए इस तरह की चीजें ट्रिगर हो रही है साइड इफेक्ट के तौर पर। और उम्मीद यही है जो प्रोटोकॉल बदला जा रहा है वो आगे कई बेहतर दवाइयों को सामने लाएगा। कुछ चीजों को छोड़ा जा रहा है जो अभी तक हिट एंड ट्रायल की तरह चल रही थी, लेकिन कुछ नई चीजों को, नई दवाओं को कोरोना के इलाज में शामिल होने की पूरी तैयारी भी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।